ना आराम से। Okay, namaskaram students, and we have completed first chapter successfully. We did not die. So theory was not that much difficult. थोड़ा लैंग्वेज का हमें प्रॉब्लम होता है बिकॉज वी आर रीडिंग ऑल दिस लीगल लैंग्वेज हायर लेवल टर्मिनोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ. बार बार रीड करते रहते तो इजी हो जाता है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे वी आर गोइंग टू डू वेरी सिंपल एक्सरसाइज. चैप्टर नंबर 1 का उन्होंने जो समरी दिया है वो समरी रीड करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू हैव द क्वेश्चन आंसर सीरीज. तो आंसर आप ही मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको. ठीक है. सो समरी हमने क्या क्या पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में. व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड सो फार. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, बताओ, रिकॉर्डिंग करना है, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग सिग्निफिकेंट मैनर. इन अ सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे मैनर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनर में. ओके. एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फिनेंशियल कैरेक्टर. मतलब उसमें फिनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब मनी मैटर होना चाहिए, इमोशनल नहीं, फिनेंशियल बात हो रही है. एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. तो उन्होंने पहले ही 4 वर्ड लिखे थे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड लास्ट में यहाँ पे क्या है, इंटरप्रेटिंग. ठीक है ना. तो ये 4 बड़े शब्द है अकाउंट्स के. तो आपको रिकॉर्ड करने भी आना चाहिए, आपको क्लासिफिकेशन करने भी आना चाहिए, आपको समराइज करने भी आना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिया हुआ रिजल्ट आपको इंटरप्रेट करने आना चाहिए. जो मैंने एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके आपको डायरेक्टली दिखाया था लाइव में कि दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट कि कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं, कंपनी के एसेट पॉजिटिव है कि नहीं, कंपनी की रिपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं, कंपनी के पास इतने के एसेट है, 24,000 करोड़ के एसेट है, 10,000 करोड़ का लाइबिलिटी है. तो कभी भी कंपनी वो लाइबिलिटी पे कर सकती है. कंपनी के लिए इट्स नॉट बिग थिंग नो. जब आपके पास 24,000 करोड़ के एसेट है, 10,000 करोड़ का लोन, तो ठीक है, उल्टा नहीं होना चाहिए. मतलब 10,000 करोड़ के एसेट है और 24,000 करोड़ का लोन है, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल. ठीक है. तो आपको वो सब दिखाया गया है. अकाउंटिंग प्रोसीजर कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये आपने पहला चार्ट पढ़ा था, याद है कि भैया अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक तो जनरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फिर यूजिंग ऑफ फाइनेंशियल. पहला ही जो चार्ट है, चैप्टर चालू होने के बाद जो चार्ट है वो उन्होंने वहां पे बात किया. सर क्यों करते हैं अकाउंटिंग, व्हाई डू वी डू अकाउंटिंग, करना ही जरूरी क्यों है, अकाउंटिंग करने के बाद हमें मिलता क्या है. तो उन्होंने बोला ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लो फिर कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं. तो सबसे पहला अकाउंटिंग हमें क्या बेनिफिट देता है, क्या ऑब्जेक्टिव हमारा, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. ठीक है ना. तो सिस्टमैटिक करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया हमें. अकाउंटिंग इवॉल्व होते रहता है हर साल. ऐसा मत समझो खाली लॉ और इनकम टैक्स में अमेंडमेंट आते हैं, अकाउंट्स में भी आते हैं, क्योंकि अकाउंट्स भी क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, इंप्रोवाइज होना चाहिए. असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट. रिजल्ट कहां पे मिलता है आपको, रिजल्ट मतलब परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. रिजल्ट मतलब आपने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो 2 टाइप के ट्रांजैक्शंस आप करोगे, इनकम साइड और एक्सपेंस साइड. तो ये ट्रांजैक्शन जो है आपके, उसका रिजल्ट क्या निकला, प्रॉफिट कहां पे हुए, तो वहां पे वो कहां पे होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है ना. जिसमें आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने मिलता है. आगे असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. सर सारे रिजल्ट का रिजल्ट क्या है, अब तक के रिजल्ट्स का रिजल्ट क्या है. 25 साल हो गए सर कंपनी को चालू होके, 25 साल में कंपनी कहां पहुंची है, वेयर हैव यू रीच्ड. अभी आपके पास कितने एसेट्स है, कितने लाइबिलिटीज है, कितने टेंजिबल एसेट है, कितने इंटेंजिबल एसेट है, कितने करंट है, कितने नॉन करंट है, कितनी लाइबिलिटीज आपके सर पे, आपकी इक्विटी क्या है, आपके ओनर का नेटवर्थ कितना है. ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलता है बैलेंस शीट में. कहां पे मिलता है, बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट शोज यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी ऑन पर्टिकुलर डेट. प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग. हमने अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो यूजर रैशनल डिसीजन कैसे लेगा. रैशनल डिसीजन इज बेस्ड ऑन, एक होता है इरेशनल डिसीजन, एक होता है रैशनल डिसीजन. इरेशनल डिसीजन इमोशन बेस्ड, मैं उससे प्यार करता है, उससे शादी करेगा, इरेशनल है. मैं ऐसे इंसान से ही प्यार करेगा जिससे मैं शादी कर सकता है, ये रैशनल है. आप समझ रहे हो ना. तो पहले जमाने में लव ब्लाइंड हुआ करता था, अभी नहीं होना चाहिए. अभी सोचा समझा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वहां पे, तभी वो टिकता है, नहीं तो टिकता नहीं है. ठीक है ना. नहीं तो क्या 4 दिन का खेल है. ओके. तो रैशनल डिसीजन मेकिंग मतलब कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, कंपनी को लोन देने से पहले इमोशनल बात नहीं करने का. डेटा बताओ, मैंने आपको क्या बताया, आपका बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा नहीं. तो डेटा देने का काम ही किसका है, अकाउंटेंट का है या अकाउंटिंग सिस्टम का है. टू नो सॉल्वेंसी पोजीशन. सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म पोजीशन, जो मैं बता रहा हूं आपको कि आपका नेटवर्क पॉजिटिव होना चाहिए. योर असेट शुड ऑलवेज बी बिगर देन योर लाइबिलिटीज. ओके, दैट इज सॉल्वेंसी पोजीशन, वेदर यू आर सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट. ओके.
अब इसके आगे वाला सवाल देखो, ये तो हो गया अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया हुआ है, मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ये टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। मेन फंक्शंस क्या है अकाउंटिंग के? जैसे आपके मोबाइल में मेन फंक्शंस होते हैं, आप बताते हो इसका कैमरा इतना मेगापिक्सल है, इसका हार्ड डिस्क कितना मेगापिक्सल है, इसमें ये सॉफ्टवेयर है। वो क्या हो गया, आप क्या बता रहे हो अभी, फंक्शंस बता रहे हो, ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे हो अभी आप। ऑब्जेक्टिव है कि आपने अच्छा कैमरा इसलिए लिया, आईफोन का फोन इसलिए लिया क्योंकि आपको फोटो अच्छा लेना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। रिजल्ट अभी हमें क्या चाहिए, फंक्शंस। आपके फंक्शंस क्या, कितना मेगापिक्सल का कैमरा है आपका, क्या प्रोसेसर है आपका। तो वैसे अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव तो आपने ऊपर देख लिए। अब जब तक अकाउंटिंग में फंक्शंस नहीं होंगे तब तक वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किए जाएंगे। तो अकाउंटिंग का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो है मेजरमेंट। अकाउंट मेजर करके दिखाता है। तुम्हारा रिजल्ट भी एक मेजरमेंट है कि आपको 100 मार्क का पेपर देता, उसमें से आपने 80 निकाले तो 80%, ओके, गुड गुड स्टूडेंट, दैट इज मेजरमेंट। अगर आपका प्रिपरेशन का मेजरमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं होता तो आपको पता ही नहीं होता कि आप प्रिपेयर्ड हो कि अनप्रिपेयर्ड हो, आपको वो चीज आई है कि नहीं आई है। तो अकाउंट भी क्या करता है, हर चीज को मेजर करके देता है इन टर्म्स ऑफ मनी, कि आपके पास असेट इतने हैं, लाइबिलिटीज इतनी है, मनी में बहुत ज्यादा असेट है, नहीं नहीं वैसा नहीं चाहिए, कितने के। जो चीज मेजर हो सकती है उसकी अकाउंटिंग होगी, जो मेजर नहीं हो सकती उसकी अकाउंटिंग। तो लॉयल्टी, लॉयल्टी क्या मेजर, लॉयल्टी को मेजरमेंट फंक्शन लगता है क्या? नहीं, लॉयल्टी है, बहुत अच्छी है, स्टूडेंट लॉयल्टी है, कस्टमर लॉयल्टी है, एम्प्लॉय लॉयल्टी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। बट लॉयल्टी बैलेंस शीट में नहीं आ सकती क्योंकि मेजरमेंट प्रिंसिपल फेल्स। जो चीज मेजर नहीं हो सकती उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है। सेकेंड, फोरकास्टिंग। अकाउंट इस तरीके से बनाओ कि आगे का फोरकास्टिंग होना बहुत जरूरी है। आप दिखाओ 3 साल का रिजल्ट दिखाओ ताकि चौथे साल का रिजल्ट फोरकास्ट किया जाए। फ्यूचर का रिजल्ट गारंटी नहीं होती लेकिन एटलीस्ट फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमारा टर्नओवर हर साल बढ़ते जा रहा है तो अगले साल भी शायद बढ़ेगा। तो ट्रेंड एनालिसिस करके कॉन्सेप्ट होता है, वो लगाना पड़ता है। सर ये सब क्यों किया जा रहा है, मेजरमेंट फोरकास्टिंग? क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर को या किसको भी क्या लेना है, डिसीजन लेना है। जो आपके स्टेक होल्डर है उनको क्या लेना है, डिसीजन। मैं इस कंपनी में जॉब करूं या नहीं करूं। बैलेंस शीट देख के तो लग रहा है नहीं करना चाहिए, कभी भी कंपनी डूब सकती है। तो डिसीजन लेने आना चाहिए उनको। अगर आपका डेटा डिसीजन नहीं दे रहा है तो जो लोग जॉब वगैरह तो सब नॉर्मल डिसीजन होते हैं। सबसे बड़े डिसीजन लेते हैं ओनर और लोनर, मतलब जो जिन्होंने आपको लोन दिया और जिन्होंने आपको पैसे दिए, उनका पैसा लगा है आपके यहाँ पे। बाकी सबका तो ठीक है, जिनका पैसा लगा है उनको तो बैलेंस शीट का डिसीजन मेकिंग आना ही चाहिए, उनको लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी दिखनी ही चाहिए बैलेंस शीट में। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कंपैरिजन करने आना चाहिए। कंपैरिजन किसके साथ करते हैं हम, लास्ट ईयर विस करंट ईयर एंड आवर कंपनी वर्सेस अदर कंपनी इन इंडस्ट्री। ठीक है ना, 2 लेवल का कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है। और कंपैरिजन करने के टाइम पे आप इवैल्यूएट भी करते हो अपनी अच्छी की उनकी अच्छी, लास्ट ईयर अच्छा था कि करंट ईयर अच्छा था। सर आपको पता चलता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है बिजनेस में, हम लोग ग्रो नहीं कर रहे प्रॉपर, ठीक है ना, तो आपको इमीडिएटली आपके सारे मैनेजर्स को बुला के बोलना, चलो 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 मीटिंग लेते, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, द वे वी एक्सपेक्टेड इट इज नॉट ग्रोइंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हमें कंट्रोल डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मैनेजमेंट के हाथ में चाबुक लाना पड़ता है कि कुछ तो हमें अभी रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रेवेन्यू लीकेज चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारा वेस्टेज ज्यादा है, कहीं ना कहीं बैड डेट्स बढ़ चुके हैं, तो कुछ तो हमारा बिजनेस का डिसीजन रॉन्ग जा रहा है। तो कंट्रोल करने के लिए भी अकाउंटिंग यूज होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशन, डेफिनेटली गवर्नमेंट रेगुलेट और टैक्सेशन। रेगुलेशन मतलब समझता है ना, रेगुलेट करना मतलब कंपनीज एक्ट कंपनी को टैक्स नहीं करता, कंपनीज एक्ट कंपनीज को रेगुलेट करता है कि आप सही काम करो, गलत काम मत करो, दूसरों लोगों का पैसा लगा हुआ है उसमें। और टैक्सेशन मतलब आप तो समझ रहे हो, इनकम टैक्स और जीएसटी, मेनली 2 टैक्स लगते हैं, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फिर हमने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में नहीं होता एनालाइजिंग इंटरप्रिटिंग, बुक कीपर नहीं करता, बुक कीपर का एक ही काम है, चीजों को रिकॉर्ड करके रखो, ठीक है ना, अच्छे से। तो बुक कीपिंग क्या करता है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है, तो आप लोग भी बैलेंस शीट बनाते हो, जब आपको बीके सिखाया गया था तभी आपको बैलेंस शीट भी सिखाया गया था। आपका 11-12 का जो चैप्टर है वो क्या है, बीके ही है, उसका नाम ही है बुक कीपिंग। तो आपको थोड़ा बहुत अकाउंटिंग भी सिखाया जाता है, जर्नल एंट्री मारने सिखाया जाता है, लेजर बनाना सिखाया जाता है, क्योंकि आप बिजनेस का रिजल्ट निकाल पाओ, फाइनेंशियल इफेक्ट निकाल पाओ। ठीक है सर, बुक कीपिंग के सब फील्ड नहीं होते, अकाउंटिंग के सब फील्ड होते हैं। सब फील्ड का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग के और भी वर्जन्स होते हैं। तो हम जो पढ़ते हैं अकाउंटिंग उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको आप अकाउंट बोलते हैं उसका नाम क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर मैंने बोला एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है वो। बाय वर्सेस लीज, जमीन खरीदू या जमीन लीज पे लू,
आप समझ रहे हो ना, प्रोजेक्ट ए में पैसे लगाऊं या प्रोजेक्ट बी में लगाऊं, तो ये डिसीजन जब लेना होता है तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पब्लिक के लिए नहीं बनती, वो खाली मैनेजर्स के लिए बनती है। और तीसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पे कॉस्ट को असर्टन किया जाता है और कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। मैंने 2 वर्ड समझाए थे आपको। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, कॉस्ट असर्टन, असर्टन मतलब कॉस्ट डिटरमाइन करना, कंप्यूट करना, एंड दूसरा कंप्यूट करने का देखो मत उसको, अभी उसको कंट्रोल करो, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, दीज आर द 3 लाइव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। उसके अलावा मैंने क्या बताया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। तो मैंने बोला कि जब डेवलपमेंट होती है तो रास्ते काटने पड़ते हैं, डैम बनाना है तो गांव खाली करना पड़ता है, तो देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व टू द प्रोजेक्ट, लेकिन बेनिफिट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन कॉस्ट ना। सोशल बेनिफिट शुड बी ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट। सोसाइटी ने जितना कॉम्प्रोमाइज किया उससे ज्यादा उनको आपको क्या देने आना चाहिए, बेनिफिट, देन इट इज गुड। तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं। और तीसरा जो लास्ट वाला है वो अभी तक इवॉल्व हुआ नहीं, हो रहा है, लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मतलब जितना हमने हमारे ह्यूमंस में इन्वेस्ट किया है उस वैल्यू पे आप उनको बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। तो उसकी कीमत नहीं है, हम विनायक सर को खरीद के नहीं ला सकते, लेकिन विनायक सर को 3 साल 5 साल जो ट्रेन किया हमने एज अ ऑर्गेनाइजेशन, जितना हमने उस पर इन्वेस्ट किया है ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, स्किलफुल बनाने में, उसका वैल्यू आप उसके बैलेंस शीट में, अपने बैलेंस शीट में रख सकते हो। उसका कोई मैकेनिज्म बन रहा है, बना नहीं है, आगे बनेगा। ओके, तो दिस आर द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। फॉर द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, तो इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं ना। तो इंटरनल में कौन कौन आता है, एम्प्लॉय आता है, मैनेजमेंट आता है, हाँ, ये आते हैं इंटरनल में। एक्सटर्नल में कौन कौन आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, लेंडर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, पब्लिक एट लार्ज आता है, गवर्नमेंट एजेंसीज आती है, सप्लायर एंड क्रेडिटर्स आते हैं, ठीक है ना, ये बाहर के लोग हो गए। ओके, लेकिन ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग इज क्लोजली रिलेटेड विद अदर डिसिप्लिन ना, मैंने बताया और सब्जेक्ट के साथ भी ये रिलेटेड है। अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड मैथ्स, अकाउंट्स एंड स्टैट्स, अकाउंट्स एंड लॉ। तो एक पैरा अकाउंट का लिखने का, एक पैरा लॉ का लिखने का, और बोलने का, दोनों हेंस क्लोजली रिलेटेड, ठीक है ना, वो आपको मैंने बता के रखा है। आगे चलो, अभी टेस्ट योर नॉलेज में जाएंगे हम। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, बोथ आर सेम। ट्रू और फॉल्स, खाली फॉल्स बोलेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा इधर, ठीक है ना। तो क्यों फॉल्स वो भी बताना पड़ेगा, क्यों फॉल्स। बुक कीपिंग क्या करता है वो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। बुक कीपिंग खाली रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन करता है, वेयर एज अकाउंटिंग क्या करता है, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। आपको शब्द बोलने आने चाहिए ना अभी आगे आगे वाले, तो आपको लिखना पड़ेगा कि दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, दोनों अलग अलग है। अकाउंट्स बड़ा है कि बुक कीपिंग बड़ा है, व्हिच वन इज ब्रॉडर, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आता है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग अलग अलग नहीं है। अकाउंट इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, उसके अंदर एक प्रोसेस है, उसको क्या हम बोलते हैं, बुक कीपिंग। तो ये 2-3 बातें आपको बोलने आनी चाहिए। चलो देखो उन्होंने कैसे लिखा है, उनका आंसर भी देखो, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। एक सिंगल मार्क ले आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है देखो, ठीक है ना। फॉल्स, फॉल्स तो लिखना था, ये तो लिखना ही है, ये अगर सही नहीं होगा तो आगे का रीजन ही नहीं देखेगा वो, ठीक है, वो 0 दे देगा। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, मान लिया। अकाउंटिंग इज ब्रॉड सब्जेक्ट, इट कॉल्स फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑब्टेन फ्रॉम बुक कीपिंग। तो रिकॉर्ड तो आपको कहां से मिलने वाले हैं, बुक कीपिंग, लेकिन आपको ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी क्योंकि आप अकाउंटेंट हो, बुक कीपर नहीं हो। एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग रिकॉर्ड। तो उसने 2-3 शब्द और डाल दिया, एनालाइजिंग, समराइजिंग, ठीक है ना, इंटरप्रेटिंग। Bookkeeping is a recording phase, while accounting is concerned with summarizing phase of accounting system. ओके, तो वो सारे 4 शब्द उन्होंने अलग अलग जगह पे लिखे। जरूरी नहीं कि आप उनकी लैंग्वेज में लिखो, उनकी लैंग्वेज लिखेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो लिखने आना चाहिए आपको जो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर्स के लिए बनती थी, याद आ रहा है ना आपको। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट। ये गलत नहीं लग रहा आपको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलता है प्रिपरेशन करेगा, इंटरप्रेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू द यूजर्स। अरे ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करेगा, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग रॉन्ग शब्द है, इधर इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वही आपका आंसर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर्स द प्रिपरेशन, इंटरप्रिटेशन एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। ये समझ में आ रहा है, तो ये फॉल्स भी था, सेकेंड वाला भी फॉल्स ही है, ठीक है आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्ड उन्होंने यहाँ पे लिख दिया। ऑलराइट, चलो आगे। Financial accounting concerned with internal reporting to the managers of the business.
क्या किया है समझा ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो ये ऊपर वाला आंसर इधर रखने का, ये गलत किया इन्होंने ना, तो ये भी फॉल्स है, राइट। तो अगला आंसर भी देख लो, फॉल्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद इंटरनल रिपोर्टिंग टू द मैनेजर ऑफ द बिजनेस यूनिट। चलो आगे चलते हैं। कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर एज द यूजर्स, बोलता है कस्टमर्स को क्या देखने का है, यूजर्स क्यों बनाएंगे उसको, यूजर्स ऑफ अकाउंट, हाँ, प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ऐसा है क्या, कस्टमर्स को हमारा नहीं देखना है। मुझे बताओ, हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं टैली का, कल अगर टैली कंपनी बंद हो गई तो हमें लॉस होगा कि नहीं। तो हम जब उनसे टैली से सॉफ्टवेयर परचेस करते तो हमें देखना चाहिए टैली परफॉर्म भी करेगा कि नहीं, टैली आगे जाएगा कि नहीं। हाँ, मैंने क्या बोला, छोटा मोटा कस्टमर, आप पार्ले जी का बिस्किट खाते हो तो आप नहीं सोचोगे कि पार्ले जी का बैलेंस शीट पहले देख लेता हूँ फिर बिस्किट खाता हूँ। आप कंज्यूमर हो, आप कस्टमर नहीं हो। आप समझो दोनों में फर्क है, आप कौन हो, कंज्यूमर, आप कस्टमर। हाँ, लेकिन अगर मैं पार्ले का अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने वाला हूं, या मैं होंडा का कार का शोरूम बनाने वाला हूं, और होंडा इंडिया में रहेगा कि नहीं रहेगा 4 साल के बाद, वही डाउटफुल है। अब मैं कस्टमर हूं ना होंडा का, मेरा शोरूम है, तो मुझे उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा यार। ऐसे क्या कर रहे हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं उनके भरोसे। आप डीमार्ट की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, चाहे 2-4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, और पता चला 2 साल के बाद डीमार्ट ही बंद हो गया या फ्रॉड हो गया, तो आपको, आप कस्टमर हो तो उनका सोच समझ के लेना चाहिए ना। तो सॉफ्टवेयर हो या मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको देख के लेना चाहिए उनका थोड़ा बहुत। हाँ, कंज्यूमर इतना कंसर्न नहीं होता, कंज्यूमर जो 10-15 रुपए की चीज खरीदता है, 100 रुपए की चीज खरीदता है, इज नॉट कंसर्न। लेकिन जो लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का माल खरीदने वाला है, आपको नहीं लगा थोड़ा तो एफर्ट डाल के उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेगा, भैया कैसे लोग है क्या है, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग लिखा है, कस्टमर भी क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं। False. Customer are also concerned with the stability and profitability of the enterprise because their functioning is more or less depending upon the supply of goods. अगर मैं कस्टमर है, लेकिन मेरे सप्लायर ने अगर मुझे गुड्स ही नहीं सप्लाई किया टाइम पे, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी हिल जाएगी। मैं कस्टमर है आपका, लेकिन मैं आपसे माल लेके आगे बेच रहा हूं, तो मेरा अगर सप्लायर ही बंद हो गया, मैं उसका कस्टमर है, तो मैं कैसे आगे बिजनेस करेगा। तो ये B2B ट्रांजैक्शन में ज्यादा रिलेवेंट है रादर देन B2C। एक होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, और एक होता है बिजनेस टू कस्टमर्स, मतलब B2C कंज्यूमर को जो जाता है, तो वो थोड़ा बिजनेस टू कंज्यूमर में ये सुटेबल नहीं है सेंटेंस, लेकिन ठीक है, फिर भी हम लोग उसको कंसिडर तो कर ही सकते हैं। चलो आगे। समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। All business transactions of the financial character evidenced by the some document such as sales bill, passbook, salary slip are recorded in the books of accounts. Summarize the basic function of accounting बता रहा है, ठीक है ना। बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंट मतलब मुझे बताओ, ये सब बिल रखना, सेल्स बिल रखना, परचेस बिल रखना, ये सब अकाउंटिंग का फंक्शन है क्या। ये बुक कीपिंग का है ना, ये अकाउंटिंग का नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ये बुक कीपिंग का है। रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। देखो उन्होंने लैंग्वेज देखो कैसे किया है, समराइजिंग नहीं, रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ accounting. Summarizing in concern with preparation and presentation of classified data in a manner useful to the internal as well as external user of the financial statement, ठीक है ना। चलो आगे चलता हूँ। बैलेंस शीट shows position of the business as on day of its preparation and not on future date। ये लैंग्वेज आया था अपने पैरा में कि बैलेंस शीट जो है वो एक पर्टिकुलर डेट का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, फ्यूचर का नहीं। और जबकि मैंने बोला हम यूज बैलेंस शीट को करते हैं फ्यूचर में या प्रेजेंट में, लेकिन वो डेट जो होता है पास्ट का होता है, वो डेट हो चुका है। अभी जो बैलेंस शीट बना रहे हो 31 मार्च 2023 का बना रहे हैं सारे कंपनी का, ऊपर जो ऑडिट चालू है अपने ऑफिस में, तो वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 31 मार्च 2023, जबकि अभी सितंबर चालू हो चुका है, 6 महीने भी हो गए, लेकिन हमें बैलेंस शीट उसी दिन का बनाना पड़ता है, तो ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग आर कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड असर्टेनमेंट फाइनेंशियल इफेक्ट। ये अभी गया था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, दोनों गए थे ना ऊपर, उसमें 2 वर्ड लिखे थे कि भैया कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन था ही वहां पे वर्ड, और असर्टेन में फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, उन ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल इफेक्ट क्या हुआ बिजनेस के ऊपर वो देखना है। तो यस, ये दोनों के दोनों लास्ट के ट्रूथ है। क्लियर है, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, आप बाय डिफॉल्ट प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि आपको हर एक आंसर आएगा ही आएगा। इंस्टीट्यूट है, आपको पता है, इतने आसानी से आपको नहीं देगा ये 11th 12th या बीकॉम नहीं है कि आपने जो ऊपर पढ़ा था वही नीचे आएगा। हाँ, लेकिन 2-3 बार पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आंसर माइंड में फिट हो जाते हैं। आपको एक बार पढ़ के तो होने वाला है नहीं, 2-3 बार तो पढ़ने वाला है, ठीक है। चलो आगे, अभी हम क्या करेंगे,
MCQ करेंगे जो अपने एग्जाम में आता है कभी कभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या थे? 5 थे, आपको याद होगा तो। क्या थे सब फील्ड? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और HR ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। उसमें किसमें क्या नहीं दिख रहा है? तो ये आंसर होगा ना। चलो, पर्पज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम के पर्पजेस के ऊपर क्वेश्चन आ गया। पर्पजेस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब इसमें का एक अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, तो इसके लिए आप यहाँ पर पर्पज नहीं है। पर्पज आपको पता होना चाहिए, पहले ऊपर गया हुआ है पर्पज क्या है, ठीक है ना। तो इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये लग रहा है पर्पज होना चाहिए हमारा। क्लासिफाई द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ द रिकॉर्ड, हाँ क्लासिफिकेशन भी है। तीसरा क्या है देखो, डिक्टेट। डिक्टेट मतलब मैं आपको कुछ लिखाता हूं तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्टेशन। मैं बोलूंगा आप लोग लिखोगे, उसको क्या बोलते हैं? डिक्टेशन, ठीक है ना। तो उसको डिक्टेट द स्पेसिफाइड टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजैक्शन दैट एंटरप्राइज में एंगेज इन। मतलब क्या अकाउंटेंट बिजनेस को डिक्टेट करता है कि आपको कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन करने चाहिए? क्या एक अकाउंटेंट की इतनी कैपेसिटी होती है वो बिजनेस में आके बोले आपको ये नहीं, आपको ये करना चाहिए, आपको गुड्स इंडस्ट्री में, आपको सर्विस इंडस्ट्री में होना चाहिए? भाई इतना नहीं बताने का आपको, जो ट्रांजैक्शन उन्होंने किया वो आपको चुपचाप अकाउंट करने होते हैं। तो ये अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है, तो यही अपना आंसर है, ठीक है। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, अभी अभी तो बताया हमने, मेनली क्या है, मेन क्या है बुक कीपिंग का, मुझे बताओ। अभी रिकॉर्डिंग होना है ना, मेन तो रिकॉर्डिंग ही है। दूसरा क्या है? डिजाइनिंग सिस्टम इन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, है तो अकाउंट्स का हो गया। इंटरप्रेटिंग, ये भी अकाउंट्स का हो गया, ठीक है ना। मेनली आपका काम क्या है? रिकॉर्ड रखो भैया सबके, सेल्स बिल संभाल के रखो, परचेज बिल संभाल के रखो, बैंक स्टेटमेंट संभाल के रखो। ऑल फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, अभी अभी हमने बात की फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के। मेजरमेंट था क्या उसमें? नहीं, मैंने जो बताया था उसमें था क्या? मेजरमेंट था। डिसीजन मेकिंग था, डिसीजन मेकिंग था। फोरकास्टिंग था, उधर मैंने बताया था अकाउंट हम क्यों बनाते हैं कि लास्ट 2-3 साल का डेटा देख के अगले साल का डेटा हम क्या कर पाए? फोरकास्ट कर पाए। लेकिन लेजर पोस्टिंग उसमें फंक्शन में था क्या? नहीं, ठीक है ना, ये नहीं था, ये था फोरकास्टिंग था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पार्ट है? अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता ही नहीं, वो तो चुपचाप रिकॉर्ड बना के रखता है। और दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ रिपोर्ट्स बनते हैं, MIS बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनता वहां पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिकॉर्ड बनते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये भी रॉन्ग है, तो ये बाबा ये इधर का ही आंसर है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन, ये वर्ड आपको मैंने बताया है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है ना। आगे, द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स क्रेडिटर, सप्लायर, लेंडर, कस्टमर, बोथ A and B, बोथ A। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसिडर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसिडर क्या नहीं होता? असेट एक्सप्रेस इन मॉनेटरी आइटम, लाइबिलिटीज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी आइटम, मॉनेटरी मतलब मनी, तो ये तो होता ही है ना बैलेंस शीट में। असेट एंड लायबिलिटी एक्सप्रेस इन नॉन मॉनेटरी आइटम, मैंने जैसे बताया कि लॉयल्टी हमारा असेट है लेकिन है नहीं, ब्रांड हमारा असेट है, लोगों के दिलों में हम रहते हैं, लेकिन वो उधर बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। तो ये लास्ट वाला है नॉन मॉनेटरी आइटम, क्योंकि मेजरमेंट प्रिंसिपल फेल हो जाता है। कौन सा प्रिंसिपल फेल हो जाता है? आज हमको प्रिंसिपल का ही चैप्टर करना है, नेक्स्ट वाला चैप्टर, लेकिन वो फेल हो गया यहाँ पे। ऑन January 1st सोहन पेड रेंट ऑफ 5,000, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज, क्या है? रेंट पे किया है। इज इट इवेंट, इज इट अ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन है ना, आपने घर यूज किया, आपने भाड़ा भरा, तो ये क्या है? ट्रांजैक्शन। चलो, on 31st March after sale of goods worth ₹2,000 he is left with the closing inventory of 10,000, left with closing inventory, closing inventory बचा हुआ है अभी उसके बाद। तो बचा हुआ इन्वेंट्री क्या होता है? इवेंट होता है, जो बच जाता है वो इवेंट है, वो किया नहीं जाता ना, बचाया नहीं जाता, बेचा जाता है, बेचना ट्रांजैक्शन, उसके बाद जो हो गया वो आप समझ रहे ना, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, तो प्यार एक इवेंट होता है। ट्रांजैक्शन तो शादी होती है, फिर वो की जाती है, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे ये इवेंट है। चैप्टर नंबर 1 ओके। आपको अगर कभी भी कुछ भी डाउट आता है तो आपको पूछना है मुझे, ये पैरा नहीं समझा, ये लाइन नहीं समझी, ये क्वेश्चन नहीं समझा, आप ये मत सोचो ये लाइन रिकॉर्डेड है कि नहीं है, ये सब इग्नोर करो, ये सब ऐसे ही लगाया गया है उन नालायक लोगों के लिए जो आए नहीं लेक्चर में, ठीक है ना। या आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे देश में जो ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ते रहेंगे, उनके क्लासेस में शायद नहीं पढ़ाते रहेंगे, तो हम लोग एक गुड फेथ से इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं।
हाँ ऑब्वियसली हमें यूजर्स बढ़ाने हैं, गुरुकुल के व्यूज बढ़ाने, दैट इज ऑल्सो देयर। लेकिन मेनली कैसा होता है ना, एजुकेशनल कंटेंट को बहुत ज्यादा लोग नहीं देखते, इसका ऑडियंस बहुत ही प्रिसाइज है। मतलब समझते पूरे इंडिया में 142 करोड़ लोग हैं, उसमें से खाली 7-8 लोग सीए कर रहे हैं, उसमें से शायद 2-3 लाख लोग ही फाउंडेशन पे रहेंगे, उसमें से बहुत सारे लोगों को हम एग्जिस्ट करते वो नहीं पता होगा। मतलब हमारा ऑडियंस कितना कम हो जाता है। और जिनको पता है उनको इंटरेस्ट नहीं है, यूट्यूब पे लेक्चर देखने ढूंढने क्या जाता है, दिन भर तो लेक्चर देखे है ना, अभी तो हमें कॉमेडी देखेगा, अभी तो मैं गाने सुनेगा। तो जिनके लिए हम कंटेंट बना रहे हैं उनको कंटेंट की कोई पड़ी नहीं है। तो आप लोग अगर उसमें से एक हो तो देखो जरा सुधर जाओ नालायक लोगों, पढ़ना ही है। मिनिमम आपको क्या आना चाहिए हर यूनिट में से, क्वेश्चन आंसर। मैंने क्या बोला, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, तो ये जो मैंने अभी किया वो क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड। आज जो मैंने अभी लास्ट 1 घंटे में जो भी किया वो एग्जाम ओरिएंटेड, इतना तो मिनिमम आना चाहिए। फिर उसके पहले जो हमने 2 दिन किया 3 दिन किया, सर वो क्या किया, वो नॉलेज, वो पर्सनालिटी बिल्डिंग, उसका और एग्जाम का कोई लेना देना नहीं। एग्जाम बोले तो जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस लिखे हैं नीचे और जो समरी बनाई है, समरी आनी चाहिए, और समरी के नीचे हुए क्वेश्चन आंसर आपको आनी चाहिए। फिर आप 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, वीडियो 2 बार देखो, जो भी आपको करना है करो, लेकिन आपको आना चाहिए। और वो लैंग्वेज आपको रिपीट करने आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब अभी हम लोग थोड़े घाई घाई में है, थ्योरी है तो हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन विनायक सर आपसे कैसे कराते हैं, विनायक सर क्वेश्चन रेड करके नहीं दिखाते ना, क्वेश्चन दिखाते होंगे, आप लोग क्या करते रहोगे, उसको सॉल्व करते रहोगे। तो ये थ्योरी है, आपको पता है कि आप थ्योरी अगर आपकी वीकनेस है तो आपको भी इन सवालों का जवाब लिखना पड़ेगा, 1-2 बार लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की, वो शब्द अपने को लिखने आ जाएगी, वो लैंग्वेज लिखने आ जाएगी, पॉसिबल है। ओके चलो, तो दिस इज इट फॉर द चैप्टर नंबर 1। कुछ डाउट होगा तो डेफिनेटली पूछिए आप। नाउ आई हैव टू रिस्टार्ट द होल सिस्टम टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। तो आपको डाउट होगा तो पूछ सकते हो अभी।